अध्याय 165। उसका हृदय ठीक हो रहा है। लघु फ्लैशबैक। भाई, मुझे ये पसंद है। जब नीना ने अपने भाइयों के सामने एक पोशाक पकड़ी तो वह मीठी मुस्कान से मुस्कुराई। एटलस ने बिना किसी दिलचस्पी के उस पोशाक पर नजर डाली, इससे पहले कि उसकी नजर पोशाक पर पड़े। बस ले लो, धन्यवाद प्रथम भाई टिल्ड। नीना ने उत्साहपूर्वक पोशाक पकड़ ली और दूसरी लेने के लिए दूसरे रैक पर चली गई। भाई एटलस। एटलस ने अपनी आंखें नीना की आकृति से हटाकर अपने सामने छोटी और खूबसूरत आकृति पर डाली। उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाया और पेनी को अपने सामने एक पोशाक उठाते हुए देखा। क्या मुझे भी यह मिल सकता है? एटलस ने पोशाक पर नजर डाली। यह नीना जैसा ही था, लेकिन एक अलग रंग में। उसे ले लो, पेनी ने अपने होंठ दबाए। क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए उपयुक्त होगा? नहीं, उसका उत्तर आंख झपकाने से भी तेज था। ओह, उसने अपनी नजरें नीचे झुकाईं और उसी समय नीना वापस आ गई। पेनी ने नीना के चेहरे पर संक्षिप्त व्यंग्य देखने के लिए उसकी ओर देखा। पहले भाई, ये मुझे भी मिलेगा क्या? नीना ने दूसरी तरह की पोशाक पकड़ते हुए प्यार से पूछा। एटलस ने सिर हिलाया और गुनगुनाया, जैसे कि उसका मजाक उड़ाते हुए। नीना ने फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए उपयुक्त होगा? पहले भाई। सिर हिलाने से पहले एटलस ने पोशाक पर नजर डाली। ये तुम्हारे अनुरूप होगा। हाँ टिल्ड। नीना ने हंसते हुए उन पोशाकों को गले लगा लिया। उनके पहले भाई ने फिर अपने फोन की ओर देखा, लेकिन नीना द्वारा पेनी पर की गई अर्थपूर्ण मुस्कुराहट को याद कर रहा था। पेनी ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। जब कोई नहीं देख रहा था तो नीना को ये अर्थपूर्ण और उत्तेजक मुस्कुराहट और नजरें देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब दूसरे लोग देख रहे होते थे तो वह तुरंत अपनी प्यारी मुस्कान बिखेर लेती थी। यदि आपने खरीदारी कर ली है तो मैं इसके लिए भुगतान करने जा रहा हूँ। ह्यूगो ने अभी मुझे संदेश भेजा और मुझे बताया कि वे पहले से ही रेस्तरां में हैं। एटलस ने उन लड़कियों की ओर देखते हुए कहा जिनके साथ वह कुछ कपड़े खरीदने गया था। ठीक है टिल्ड। इतना कहने के बाद नीना और पेनी एटलस के पीछे पीछे काउंटर तक गईं। नीना की तुलना में पेनी को केवल एक पोशाक मिली। जब एटलस ने ये देखा तो वह थोड़ा घबरा गया और उसकी ओर देखा। क्या आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं? सच कहूं तो पेनी को वह पोशाक पसंद नहीं आई, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और सिर नीचे कर लिया। वह अपने पिता के कार्ड से बिल का भुगतान करने से पहले अपने भाई की धीमी आंख को देखने में असफल रही। एक बार जब वे समाप्त हो गए तो नीना ने उससे पूछा कि क्या वह उसकी शॉपिंग बैग ले जाने में मदद कर सकता है। हमेशा की तरह एटलस ने कोई शिकायत नहीं की और सब कुछ अपने साथ ले गया। फिर वह एटलस की बांह से चिपक गई और किसी भी बकवास के बारे में बात करने लगी जिसके बारे में वह सोच सकती थी। एटलस की रुचि की कमी के बावजूद उसने फिर भी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। जहां तक पेनी की बात है, वह उनसे एक कदम पीछे रही और बस दोनों को एक साथ चलते हुए देखती रही। ये पहली बार था जब बेनेट भाई बहन एक साथ बाहर गए थे। हालांकि पेनी को यह महसूस ही नहीं हुआ कि वह इसमें थी। वह अवांछित महसूस करती थी और उसकी उपस्थिति अनावश्यक थी। खैर, एक सप्ताह पहले जो हुआ उस पर विचार करते हुए जब उसे चोरी के आरोप में फंसाया गया तो उसे समझा गया कि उसके भाई उससे नाराज थे। पेनी ने एक और भारी आह भरी और जल्द ही वे रेस्तरां पहुंच गए। यहाँ तक कि जब वे खाना खा रहे थे तब भी नीना ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्लेटर ने उसके साथ उत्सुकता से संभोग किया, जिससे नीना ध्यान का केंद्र बन गई। एक बार जब उनका काम खत्म हो गया तो वे चारों एक साथ चले, जबकि पेनी उनसे कुछ कदम पीछे चली। तारांकन तारांकन तारांकन। वर्षों बाद पेनी अपने भाइयों और नीना पर नजर रखते हुए धीरे धीरे चली। कई साल पहले ही बीत चुके थे और वे पहले से ही वयस्क थे। फिर भी ये दृश्य और इससे उसे जो अनुभूति हुई वह अभी भी वैसी ही थी। ठीक है, मेरी तुलना में वे सभी सगे भाई बहनों की तरह दिखते हैं। उसने उनकी कद काठी, उनके सुंदर व्यवहार और उनके चारों ओर की राजसी हवा को देखते हुए सोचा। एटलस ने जो सूट पहना था उसमें वह गरिमापूर्ण लग रहे थे। ह्यूगो, हालांकि कैजुअल कपड़ों में थे, उनकी मुद्रा ने उन्हें अलग कर दिया। जहां तक स्लेटर की बात है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ चमकदार था। नीना भी बहुत सुंदर और आत्मविश्वासी थी। वे आदर्श भाई बहन की तरह थे। और पेनी अपने कपड़ों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने एक ढीली शर्ट और कुछ पुरानी जीन्स पहनी हुई थी जिस पर दाग थे। नीना का फोन आने पर वह सीधे लैब से आ गई, इसलिए वह अभी भी सुस्त और अप्रस्तुत दिख रही थी। जैसे ही उसने एक बार फिर आगे की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह कैसे चाहती थी वह नीना थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थकी हुई और भूखी थी और उसने खुद को नीना की जगह लेने की कल्पना की थी। कितना अच्छा होता अगर रेस्तरां जाते समय उनके साथ इतनी खुशी से बात करने वाला पेनी का होता। तारांकन 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 तारांकन। वर्तमान समय। उस रेस्तरां की ओर जाते हुए जहां एटलस ने आरक्षण कराया था, पेनी ने मुस्कुराते हुए दोनों ग्रीटिंग कार्ड पकड़े हुए थे। स्लेटर उसके करीब झुक गया। वे अच्छे हैं, है ना? वह गर्व से बोली। वे अच्छे हैं, ह्यूगो, जो अपनी बाहों से गाड़ी को धक्का दे रहा था,
ने अपनी नज़र कार पर रखी। स्लेटर मुस्कुराया, मैं ही वह हूँ जिसने उन्हें पेनी के लिए चुना। मम्मा, तीसरा भाई इसमें बहुत अच्छा है। पेनी ने बहुत सिर हिलाया, जिससे स्लेटर गर्व से मुस्कुराने लगा। देखना, ह्यूगो के मुंह ने ओ आकार बनाया। स्लेटर, अच्छा काम। हे, कोई चिंता नहीं, पेनी इस चीज पर मुझ पर भरोसा कर सकती है। पेनी ने उसे अंगूठा दिखाया। मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, थर्ड ब्रदर। किसी कारण से स्लेटर का दिल घबराहट से धड़क उठा। पेनी, आप ऐसा कुछ क्यों कहेंगी जो इतना अशुभ लगता है? ह्यूगो हंसा क्योंकि स्लेटर घबराने लगा, जिससे पेनी को यह समझाने पर मजबूर होना पड़ा कि उसका इससे क्या मतलब है। हालांकि पेनी शरारत से हंसी और उछलकर एटलस के पीछे छिप गई। पेनी, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मुझे भविष्य में आपकी मदद की जरूरत होगी। किस प्रकार की मदद? हाँ, ह्यूगो जोर से हंसा जबकि एटलस धीरे धीरे चल रहा था ताकि पेनी गिर न जाए क्योंकि वह उसकी शर्ट के हेम से चिपक गई थी। जब स्लेटर करीब आया तो वह रुक गया और पेनी अपने तीसरे भाई से छिपते हुए उसके चारों ओर घूमने लगी। ओह, मुझे पता है कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरा शोषण कर सकते हैं। स्लेटर बड़बड़ाया। स्लेटर, आप खुद को प्रतिभाशाली कैसे कह सकते हैं? एटलस को आश्चर्य हुआ। क्या आपको ये बात किसी और को बताने नहीं देना चाहिए? ह्यूगो और भी अधिक हंसा, जिससे स्लेटर का चेहरा खट्टा हो गया। दूसरे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? यह मजाक नहीं है। स्लेटर क्रोधित हो गया, लेकिन ह्यूगो और अधिक हंसा। एटलस ने अपना सिर हिलाया और वे फिर से अपने कदम उठाने लगे। पेनी को इसका एहसास नहीं था, लेकिन अगर पिछली पेनी इसे देख रही होती तो वह कहती, आखिरकार मुझे अब इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। उसका दिल धीरे धीरे लेकिन लगातार ठीक हो रहा था। अध्याय 166, उसकी स्मृति से एक पुराना मित्र। जब बेनेट के बच्चे घर लौटे तो वे एलिसन, जेसा और यहाँ तक कि भोजनालय में रसोइयों को देखकर रुक गए। वे सभी भोजन कक्ष के चारों ओर बैठे थे, उनके चेहरे से उनकी थकान झलक रही थी। ऐसा नहीं लगा कि वे एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे मानसिक रूप से खुद को खुश करने में बहुत व्यस्त थे। अब मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, पेनी ने बुदबुदाया, ये सोचकर कि यदि वे दान के लिए नहीं होते तो वे इतने थके हुए नहीं होते। लेकिन फिर कल का खाना इसलिए नहीं था क्योंकि पेनी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। उनके भाई ही थे जिन्होंने ये भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा था। पेनी, तुम्हें और स्लेटर को पहले जाना चाहिए, ह्यूगो ने अपने छोटे भाई का ध्यान आकर्षित करते हुए टिप्पणी की। पहले भाई और मुझे रसोई में मदद करनी होगी। मुझे। एटलस ने भौहें सिकोड़ ली और गुप्त रूप से ह्यूगो की ओर देखा, लेकिन दूसरे भाई ने देवदूत जैसी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। दूसरी ओर पेनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ओह, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन उसके शब्द बस उड़ गए क्योंकि स्लेटर ने उसकी बाँह खींची थी। पेनी, चलो चलें। चूंकि पेनी अनिच्छा से स्लेटर के पीछे पीछे खरीदी गई चीजों को ठीक करने के लिए चली गई, ह्यूगो और एटलस मदद की पेशकश करने के लिए रसोई में शामिल हो गए। उसकी पहली टाइमलाइन को देखते हुए वे दोनों रसोई में अनावश्यक रूप से अनाड़ी थे। तारांकन, तारांकन, तारांकन। चैरिटी कार्यक्रम की मेजबानी भले ही लिली ने की हो, लेकिन यह विचार उसके भाइयों ने ही दिया था। लिली फैन क्लब के अध्यक्ष होने की भूमिका को बहुत गंभीरता से ले रही थी। पेनी ने कल दी जाने वाली कुछ जरूरतों की चीजें पैक करते समय गुनगुनाया। आपने स्थान क्यों चुना? उसने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। मुझे पता है कि भाई ह्यूगो और भाई एटलस ने लिली को एक चैरिटी कार्यक्रम करने का विचार दिया था। हालांकि आपने ही चुना था कि हम इसे किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं। इस बार उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई और मुस्कुरा दी। अच्छा, वह इसे कैसे समझाएगी? पेनी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अपने पिछले जीवन में किसी के बारे में सोचा। मैंने तुम्हें एक पुराने दोस्त के बारे में बताया था, है ना? आपका मतलब वह है जिसे आप ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं? मम्मा, वह वहाँ रहती है। हाँ, उसके होंठ कान से कान तक फैले हुए थे। उसकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए हो सकता है कि वह मुझे बिल्कुल भी याद न रखती हो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। पेनी, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? उनकी भौहों पर बल पड़े। आपके दोस्त मशरूम की तरह अचानक सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि फैन क्लब में भी आप कुछ स्टार छात्रों को इसके लिए साइन अप करने में कामयाब रहे। क्या आप जानते हैं कि कल कितना अजीब था? आपका क्या मतलब है? स्लेटर ने समझाया, क्योंकि फर्स्ट ब्रदर उन सभी को चुनौती दे रहा है और क्योंकि रे ने एक बार आपका पीछा किया था, हमारे भाई वास्तव में खुश नहीं हैं। चूंकि पेनी मंच पर थी और तब बहुत सारे छात्रों की भीड़ थी, एक बार जब वह नीचे आई तो वह कल की सभा के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। ओह, उसके होठों ने वो आकार बना लिया। ठीक है, कम से कम रे नहीं मरा। अगर दिखावे से हत्या हो सकती तो उसे कल ही दफना दिया गया होता। वह यही कहना चाहता था, लेकिन जाने दो। ये कैसा दोस्त है? वह जो शायद आपको याद न हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में नहीं भूलेंगे। वह ऐसी क्या है कि आप उसके बारे में नहीं भूलेंगे? कुआं। इस सवाल ने पेनी को अतीत की दुखद यादों में खींच लिया जब वह जेल में थी। जैसे ही उसने फिर से उस पर अपनी नजरें जमाई, उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए।
वह डरावनी है। स्लेटर की भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी जबकि पेनी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच डिस्ट्रिक्ट 10 में कहीं जर्ज छोटे से घर के बाहर से एक महिला की गुर्राहट और चीख सुनी जा सकती थी। कटलरी और फर्नीचर जैसी गिरती हुई चीजें उसकी दर्दनाक घुरघुराहट के साथ साथ फर्श पर गिर रही थी और उसमें शामिल हो रही थी। तुम बेवकूफ कुतिया हो, एक आदमी की चीख भी सुनी गई जो उसके शरीर के हर हिस्से पर जोरदार लात मार रहा था। आप बस यही करते हैं, रोते हैं और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। आप मर क्यों नहीं जाते? अंतहीन हमले के बावजूद महिला ने अपने शरीर को जमीन पर गिरा लिया और अपने सिर को लातों से बचा लिया। उसे इस हद तक पीटा गया था कि वह अब दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। उसे बस यही डर लग रहा था कि क्या यह उसे आज मार डालेगा या उसे और अधिक पिटाई के लिए एक और दिन जीना पड़ेगा। आह कुतिया! आदमी हवा के लिए हौंफने लगा और आखिरकार उसने अपनी पत्नी पर लात मारना बंद कर दिया। आह बकवास! मैंने ऐसी मूर्ख योनी से शादी क्यों की? इस जीवन को भाड़ में जाओ। उसने चिढ़कर अपने बाल झटक दिए और अपने गुस्से के आखिरी उभार ने उसे आखिरी बार लात मारने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरी लात मारने के बाद वह बड़बड़ाया और हर शब्द पर उसे कोसते हुए चला गया। महिला तब तक फर्श पर लेटी रही जब तक उसके पति की आवाज गायब नहीं हो गई। हाँ, अंततः उसने अपना हाथ अपने सिर से बगल की ओर कर दिया जिससे उसका चोटिल और सूजा हुआ चेहरा सामने आ गया। सूजन के कारण एक आंख लगभग बंद हो गई थी जबकि दूसरी अभी भी ठीक हो रही थी। उसके मुंह के कोने पर भी बड़े घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान उसके फटे कपड़ों के नीचे के नए और पुराने निशान और चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर भी अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद उसकी आंखें बिना किसी आंसू के छोटे से अपार्टमेंट के दरवाजे पर टिकी रहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह न जाने कितने समय तक ऐसे ही रही और जब आखिरकार उसे ताकत मिली तो उसने बिना कुछ कहे घर को साफ सुथरा कर दिया। लंबे समय के बाद घर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टा नहीं किया गया हो। कुछ घंटों बाद एक किशोरी लड़की साफ सुथरे घर में आई। उसने खुशी से अपने आगमन की घोषणा की, सहजता से रसोई की जांच की जहां उसकी मां थी। जब वह रात का खाना तैयार कर रही थी तो उसकी मां की पीठ उसकी ओर थी। मां, मैं घर पर हूं, किशोर लड़की ने एक बार फिर घोषणा की और अपनी मां के साथ रसोई में चली गई। लेकिन अफसोस, जैसे ही वह अपनी मां के पास खड़ी हुई उसकी मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। मां, वह अपनी मां के चेहरे पर नए घावों को देखते हुए फुसफुसाए। आप इस जगह पर कब तक रहेंगे? उसकी मां उसकी ओर मुड़ी और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। ग्रेस, ये ठीक है, यह मेरी गलती थी, आपके पिता का यह मतलब नहीं था। फिर भी उसकी आश्वस्त करने वाली मुस्कान उसके सूजे हुए चेहरे की तुलना में फीकी पड़ गई। किशोर लड़की ग्रेस ने अपने होंठ दबाए और बिना कुछ कहे चली गई। हालांकि उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे पहले ही एहसास हो गया हो कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी मां अंततः उस बीमार आदमी के हाथों मर जाएगी जो जाहिर तौर पर उसका पिता भी था। अध्याय 167। क्या ये झूठ था? अगले दिन प्रवेश हुआ और योजना के अनुसार हर कोई अपने बैठक स्थल पर गया जो कि डिस्ट्रिक्ट 10 का चौराहा था। समिट एक्सीलेंस अकादमी के छात्र और पेनी के फैन क्लब के सदस्य भी समय पर पहुंचे। न केवल छात्र बल्कि कुछ इच्छुक शिक्षकों ने भी सब कुछ व्यवस्थित रखने और अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। कुछ माता पिता और अभिभावक भी समर्थन और सुरक्षा के लिए आए। सब कुछ ठीक चल रहा था और ये लगभग सही था। इस सब में एकमात्र परेशान करने वाली बात ये थी, ये बैनर। पेनी विशाल बैनर के सामने अपना चेहरा रखकर खड़ी थी। वह जितनी अधिक इस बैनर को देखती उसका चेहरा घूम जाता। यहाँ उसके चेहरे वाला बैनर किसने लगाया? हे भगवान! उसने अपनी नाक पर चुटकी काटते हुए याद किया कि उसने पहले ही लिली से कहा था कि वह अपने चेहरे पर और अधिक बैनर या पोस्टर न लगाए। लेकिन अफसोस, उनमें से कुछ अभी भी पेनी के स्टिकर वाले पैकेज लाए थे। इरादा तो अच्छा था लेकिन साथ ही शर्मनाक भी। हाँ, वह घबरा गई और फिर से देखने लगी। ठीक है, जब तक मदद पहुंचाई जाती है, मुझे लगता है कि यह शर्मिंदगी चुकाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। उसने एक और गहरी आह भरी और चौक में मदद करने के लिए अपनी एड़ी घुमाई। लेकिन जैसे ही पेनी मुड़ी वह रुक गई। जैसे ही वह धीरे धीरे अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति की आकृति से मिली उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई देने लगी। अनुग्रह। ग्रेस बैनर के सामने खड़ी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा कुछ भी नहीं झलक रहा था कि कोई उसके विचारों को पढ़ सके। वह बहुत प्यारी लग रही है, उसने सोचा। हालांकि उसकी तस्वीर खुद खाना खाते हुए की तस्वीर क्यों है? पेनी का चेहरा घूम गया। मुझे पता है ना? हम। ग्रेस ने आवाज के मालिक की ओर रुख किया और पेनी के चेहरे का अध्ययन करते हुए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। फिर उसने बैनर की ओर देखा और वापस अपनी ओर आ गई। बैनर की ओर इशारा करने से पहले उसकी आंखें 2-4 बार घूमी। यह आप हैं? वह ग्रेस ने कहा, यह आपके जैसा नहीं दिखता। आप व्यक्तिगत रूप से बहुत छोटे हैं। क्योंकि उस फोटो को जूम इन किया गया था,
पेनी का चेहरा मर गया क्योंकि उसके छोटे से सिर पर भारी भूरे बादल छा गए। हालांकि मुझे उससे मिलकर खुशी हुई, लेकिन ग्रेस मुझे जहां दर्द होता है वहां मारने में कभी असफल नहीं हुई। ग्रेस ने ईमानदारी से कहा, मुझे खेद है, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। क्या आप राहत सामग्री बांट रहे हैं? वहां पर? ओह हाँ, मेरे दोस्त कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए वे अपना अच्छा काम शुरू करने के लिए एकत्र हुए। ये सिर्फ राहत सामग्री से कहीं अधिक है, इसमें प्रसाधन सामग्री और कुछ आवश्यक पैकेज भी थे, पेनी ने संक्षेप में कहा। यदि आप चाहें तो आप वहां जा सकते हैं, या हो सकता है कि मैं इसे आपके लिए ही ले आऊं। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ग्रेस बस मुस्कुरा दी। हालांकि धन्यवाद, पेनी जिद करना चाहती थी, लेकिन ग्रेस के अभिमान को जानकर उसने अपने होंठ बंद कर लिए। अपनी इस पुरानी सहेली का आकलन करते हुए उसके मन में एक सवाल उठा। उस समय ग्रेस ने अपने निजी जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उसने जो कहा उसके अंशों से मुझे पता था कि उसका बचपन बहुत ही भयानक था। उसने खुद को याद दिलाया, लेकिन अब वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन आश्चर्य हो रहा था कि क्या ग्रेस ने उसे सच भी बताया था? क्या ये झूठ था? ग्रेस ने केवल कैजुअल कपड़े पहने हुए थे क्योंकि यह सप्ताहांत था। हालांकि कोई देख सकता था कि उसके कपड़े अच्छी तरह से रखे हुए थे और नए लग रहे थे। उसके आउटडोर जूते भी साफ सुथरे थे, जिससे वह नया लग रहा था। कहने की जरूरत नहीं, उसकी खुली त्वचा पर कोई स्पष्ट निशान या चोट के निशान नहीं थे। एक नज़र और पेनी बता सकती थी कि ग्रेस का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया था। तो क्यों? उसे आश्चर्य हुआ, उसने अपने पिता को क्यों मार डाला और उसके बाद से गलत रास्ते पर चल रही है। अमीर होना अच्छा होगा। ग्रेस की टिप्पणी पर पेनी के विचारों का क्रम रुक गया। आप खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। ग्रेस चौराहे की ओर देख रही थी, पड़ोस के कई लोगों को अपनी बारी के लिए लाइन में खड़े हुए देख रही थी। वे सभी बहुत खुश लग रहे हैं। उसने अपने आंतरिक गालों पर अपनी जीभ फिराते हुए व्यंग्य किया। उसकी यह आदत देखकर पेनी थोड़ा पीछे हट गई। हमला करने से पहले वह यही चेहरा बनाती है। क्या वह निर्दोष पड़ोसियों से झगड़ा करेगी, या वह हम अमीर लोगों पर गुस्सा है? भले ही पेनी की संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक दिन अमीर बनेगी। इसे शुरुआत में ही प्रकट करना सबसे अच्छा था। कोई बात नहीं, ग्रेस ने आह भरी और एक बार फिर पेनी की ओर मुड़ी। चाहे जैसे भी, अच्छा काम जारी रखें। इतना कहने के बाद ग्रेस अपने हाथ में प्लास्टिक बैग लहराते हुए चली गई। पेनी ने अपनी नज़र लड़की की पीठ पर रखी। उसके होंठ खुले हुए थे, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में घूम रही थी। पेनी ने अपने होंठ एक साथ दबाए, आंखें ग्रेस के पीछे हत्ती आकृति पर टिक गईं। मैंने ये क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि उसने एक बार मुझसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट 10 की सड़क पर कई बार उसे भूखा रहना पड़ता था। उसने भौहें चढ़ाते हुए फुसफुसाया। या मैंने बहुत जल्दी कदम उठाया। एक पल के लिए पेनी असमंजस में थी कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से ग्रेस के कारण इस क्षेत्र को चुना। आखिरकार जीवन की दुखद वास्तविकता और न्याय प्रणाली के कारण ग्रेस को जेल जाना पड़ा। जेल में और भी कई लोग थे जो वास्तव में निर्दोष थे, सलाखों के पीछे बंद थे। कुछ लोग अपनी स्थिति में इतने फंस गए थे कि अपराध करना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। हालांकि इसकी निंदा नहीं की गई, फिर भी यह समझ में आने योग्य था। अनुग्रह उत्तरार्ध पर गिर गया। हालांकि ग्रेस ने ये कभी नहीं कहा। पेनी ने सोचा कि अगर ग्रेस को जल्दी बचा लिया गया होता तो उसे वह सब नहीं करना पड़ता जिससे वह गुजरी। पेनी ने चौराहे पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और चूंकि वे व्यस्त थे, वह चुपचाप वहां से चली गई और ग्रेस के पीछे चली गई। सौभाग्य से ग्रेस की चाल धीमी थी, इसलिए जब ग्रेस एक छोटे से घर के सामने रुकी तो पेनी एक छोटी सी गली की तरह अपने रास्ते पर चलने में सक्षम हो गई और उसके पीछे छुप गई। जब पेनी ने ग्रेस के चेहरे का भाव देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह क्यों है? पेनी के बाकी शब्द उसके गले में वापस आ गए जब कोई उसके ठीक पीछे आया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झटका लगा और उसने लगभग अपनी जीभ काट ली। तभी उसे ह्यूगो का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। दूसरा भाई, मैंने तुम्हें छुपते हुए देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ह्यूगो ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वह पहले देख रही थी। पेनी भी मुड़ी, लेकिन ग्रेस जा चुकी थी। अध्याय 168। सभी माता पिता बनने के योग्य नहीं हैं। उस छोटे से घर को देखते हुए जहां उसने ग्रेस को रुका हुआ देखा, पेनी की नाक से एक उथली सांस फिसल गई। ग्रेस बहुत भयानक झूठी है, उसने अपने दिल में टिप्पणी की। उसके बचपन के बारे में झूठ क्यों बोला जाए? ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। यह एक विडंबना थी कि जब पेनी एक स्वतंत्र महिला थी तब उसके पास ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह अपना दोस्त कह सके। यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी उसके दोस्त नहीं थे। लेकिन जब वह जेल में पहुंची तो किसी तरह वह लोगों को अपना दोस्त कहने में सक्षम हो गई, कुछ यहाँ तक कि ग्रेस जैसे परिवार के लोग भी। ग्रेस अपनी बहन के समान थी। पेनी की सजा के आधे समय तक वे कक्ष साथी थे, और अधिकतम जेल जैसी जगह में वे या तो एक दूसरे से बात कर सकते थे या लड़ सकते थे या एकांत कारावास में डाल सकते थे।
ग्रेस के वाक्य के अलावा पेनी को ग्रेस के बारे में एक या दो बातें पता थी। उनमें से एक ये था कि ग्रेस को उसकी मां ने छोड़ दिया था और फिर उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि ग्रेस केवल वापस लड़ सकी और अंततः अपने पिता को समाप्त कर सकी। ये क्रूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसका अंत इस तरह हो। पेनी ने एक बार फिर आह भरी और खुद से कहा कि वह मूर्ख बन रही है। इसलिए नहीं कि पेनी भाग्यशाली थी और उसे सब कुछ फिर से करने का आशीर्वाद मिला था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी को बचा सकती थी। हालांकि वह अभी भी कम से कम एक बार कोशिश करना चाहती थी। पेनी अपने विचारों से बाहर निकली और उसने पीछे मुड़कर अपने दूसरे भाई की ओर देखा। कुछ नहीं है, दूसरे भाई, मैंने अभी अभी किसी को देखा और मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ। ओह, ह्यूगो ने समझ में अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं मम्मा। जैसे ही वे मुड़े, ह्यूगो सावधानी से उसके एक कदम करीब चला गया। पेनी, उन जगहों पर घूमना आपके लिए अच्छा नहीं है जिनसे आप परिचित नहीं हैं। निगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो हर कोई चिंतित हो जाएगा। हे, क्षमा करें। पेनी ने मीठी मुस्कान के साथ हल्की डांट को टाल दिया। ये सिर्फ इतना है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बाकी सभी लोगों से बड़ा हूँ। ऐसा नहीं था कि पेनी अकेले घर नहीं जा सकती थी। भले ही वह यहाँ खो गई हो, लेकिन वह जानती थी कि उसे घर का रास्ता कैसे खोजना है। लेकिन फिर भी सबकी नज़रों में वह 9 साल की बच्ची के शरीर में 13 साल की एक मासूम बच्ची थी। कितना निराशाजनक। जब वे पेनी के पीछे छुपी चौकी से दूर चले गए तो उन्हें अचानक अपने पीछे तेज आवाजें सुनाई दी। उनके कदम धीमे हो गए और रुक गए, ये देखने के लिए कि हंगामा किस बारे में है। अपनी एड़ी घुमाई। कुतिया, अब जब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे बात कर सकती हो, है ना? जब पेनी और ह्यूगो ने छोटे से घर का दरवाजा अंदर से खुला हुआ देखा तो उनकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं उभर आईं। उसमें से एक आदमी गंदे टैंक टॉप में बाहर आ रहा था, जिस पर उसका उभरा हुआ पेट पूरी तरह से दिख रहा था। वह एक किशोर लड़की के बाल पकड़ रहा था, जबकि एक अन्य अधेड़ उम्र की महिला उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इसे रोके। नहीं, वह नहीं, मुझसे दूर हो जाओ, मूर्ख कुतिया। आदमी ने अपनी बाहें दूर फेंक दी, जिससे अधेड़ उम्र की महिला वापस दरवाजे के अंदर गिर गई। तुम्हें लगता है कि अब तुम सब काम अपने आप कर सकते हो, है ना? वह आदमी किशोर लड़की पर क्रोधित हो गया। ठीक है, तुम बेवकूफ कुतिया हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब अपने पिता से लड़ सकती हो तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे जाने दो, ग्रेस अपने पिता की कलाई पकड़ते हुए चिल्लाई। मैंने कहा जाने दो, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि ग्रेस अपनी बात पूरी कर पाती, उसका शरीर उड़कर उनके घर के सामने वाली कच्ची दीवार के पार चला गया। आह, वह चिल्लाए और वह सिसकने लगी। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराए। ये बेवकूफ छोटी कुतिया, आदमी ने उपहास किया। उसकी आंखें उसे घूरते हुए चमक रही थी। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना लिया, भले ही तुम मेरी नहीं हो। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम और तुम्हारी मूर्ख माँ बेकार हैं। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने पैर उठाए और ग्रेस को लात मारी। हालांकि उसके पैर किसी और पर पड़ गए। रुकते हुए वो उस व्यक्ति के पास गया जिसने टक्कर मारी थी। उसका चेहरा गुस्से से घूम गया। उसने माँ को और अधिक लात मारने के लिए अपने पैर उठाए। तुम इतनी बुरी तरह पिटना चाहते हो? जरूर, मैं इसे आज तुम्हें दे दूंगा। माँ, ग्रेस चिल्लाई जब उसकी माँ जमीन पर लेट गई और चुपचाप पिटाई सह ली। उसे रोकें, मैंने कहा उसे रोकें। ग्रेस, उसकी माँ ने उसकी बाहों के बीच की दरार से उसकी ओर देखा। ये ठीक है, बस चुप रहो। आह। जैसे ही ग्रेस अपने तथाकथित पिता पर कूदने वाली थी, एक अन्य व्यक्ति उसके पिता की ओर आ गया। उसके पिता लड़खड़ा कर किनारे गिर गए, वे चकमा खा गए। उस व्यक्ति की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए उसने देखा कि एक युवक उसके पिता को घूरकर देख रहा था। तुम ठीक हो? पेनी ग्रेस के पास आए और उसे चिंतित होकर देखती रही। जब ग्रेस ने पेनी का सामना किया तो उसकी भौहें तन गईं। पेनी के चेहरे का भाव उस व्यक्ति जैसा था जिसने पहली बार परिवार के किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होते देखा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रेस फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि यह बच्चा वह व्यक्ति नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह उसके बचाव में आएगा। वे अब तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तुम कौन हो? वह आदमी ह्यूगो पर चिल्लाया। पेनी, ह्यूगो ने गहरी सांस लेते हुए पुकारा और पेनी ने उसकी ओर देखा। मैंने पहले ही मदद के लिए फोन किया था, उसने कहा। पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी। ह्यूगो की आंखों में एक चमक चमक उठी, जो अपने दिल में बढ़ते गुस्से के बावजूद खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वह एक ही जगह पर निश्चल खड़ा था, माँ और बेटी और यहाँ तक कि अपनी बहन को भी इस क्रूर आदमी से बचा रहा था जो पिता बनने के लायक नहीं था। तारानकन 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 तारानकन। चौक में वापस चार्ल्स और एलिसन उन लोगों को देखकर मुस्कुराए जो मदद पाने के लिए चौक में आए थे। जब कुछ अन्य माता पिता उनके पास आए और कार्यभार संभाला ताकि वे आराम कर सके, चार्ल्स ने क्षेत्र के चारों ओर देखा। पेनी कहाँ है? उसने चारों ओर और अधिक देखते हुए आश्चर्य किया।
एलिसन ने भी आसपास का निरीक्षण किया और उसका दिल तुरंत चिंता से जकड़ गया। मैं आसपास पूछूंगा। अपने पति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह पहले ही पेनी की तलाश में निकल पड़ी। चार्ल्स ने भी पेनी के बारे में पूछने के लिए सहजता से लिली से संपर्क किया, लेकिन अफसोस उसे जो भी उत्तर मिले वे यही थे कि वह कुछ समय पहले ही यहाँ आई थी और फिर भी उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। जल्द ही उनकी प्रारंभिक जिज्ञासा अपनी बेटी को फिर से खोने की संभावना के तीव्र भय में बदल गई। अध्याय 169 समझ गया। संक्षिप्त फ्लैशबैक। अधिकतम जेल। पेनी ऊपरी चारपाई बिस्तर पर सपाट लेटी हुई थी। उसका शरीर और छत उससे केवल एक हाथ की दूरी पर थे, जिससे उसे हाथ फैलाने की आदत पड़ गई। उसने अपना हाथ छत पर रखा। उसके कटे और कटे हुए होंठ मुड़े हुए थे। कोठरी में अंधेरा होने के बावजूद वह सब कुछ ठीक ठाक देख सकती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले महीनों से यही उसकी जिंदगी थी। अरे, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन छोटी कोठरी में उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। उसकी आंखों के किनारे पर चोट लगने से उसे थोड़ी घबराहट हुई। क्या तुमने अपने परिवार को नहीं मारा? उसका प्रश्न निचली चारपाई पर लेटे व्यक्ति के लिए था। ग्रेस ने उत्तर नहीं दिया और अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसने अपना प्रश्न सुना। आपको इसका पछतावा है? पेनी ने पूछा और एक पल के लिए ग्रेस मुस्कुरा दी। खेद। जब ग्रेस ने धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से खोली तो उसने मजाक उड़ाया। एक सेकंड भी नहीं। पेनी मंद मंद हंसी। क्यों? उस मादरचोद का मर जाना ही बेहतर है। ये ऐसे लोग थे जिनसे पेनी को हर रोज घुलना मिलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि वे लोगों को बंद कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे बदल जाएंगे या पश्चाताप करेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस जेल में बहुत से लोग इस जगह से आते जाते रहते थे। अधिकांश मानव त्वचा के नीचे छिपे राक्षस थे। हालांकि वहां कुछ दयालु और मासूम लोग थे। ये जगह किसी भी आत्मा को जीवित रहने के लिए लड़ना सिखाती थी। आप कैसे हैं? एक क्षण बाद अनुग्रह लौट आया। क्या आपको किसी और के अपराध का खामियाजा भुगतने पर पछतावा है? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ग्रेस ने खर्राटा लिया। सचमुच? क्यों? अनुग्रह। पेनी ने पहले की लड़ाई की ताज़ा चोट को छुआ। आप हत्या कैसे कर सकते हैं और उसके लिए पछतावा भी नहीं महसूस कर सकते? हाँ, फिर से मेरे पास वापस आओ। ग्रेस ने अपनी जीभ उसके आंतरिक गालों पर फिराई। ऐसा तब होता है जब आप जानते हैं कि न्याय प्रणाली भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन वह आपका परिवार है। नहीं, उसने सिर हिलाया। वह मेरे लिए कभी भी एक परिवार नहीं था। पेनी की भौहें चढ़ गईं, उसकी आंखें कोने की ओर खिसक गईं। वह ऊपरी चारपाए बिस्तर से ग्रेस को नहीं देख सकती थी और उसके पास लुढ़कने और उसके सहपाठी का चेहरा देखने की कोई ऊर्जा नहीं थी। हालांकि केवल ग्रेस के स्वर से वह जानती थी कि ग्रेस ने जो पहला अपराध किया था वह कुछ ऐसा था जिसका उसे कभी पछतावा नहीं था। आप क्यों पूछ रहे हैं? ग्रेस ने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। किसी को मारने की योजना बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? पेनी ने उत्तर नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन कुतियाओं को ये कल मिल जाएगा। तुम वापस छेद में आ जाओगे, और जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं बिल में वापस आता रहूंगा। पेनी ने अपना हाथ उसके सिर के नीचे सरका दिया। बेहतर होगा कि वे अपना नाश्ता जल्दी पचा ले, अन्यथा वे इसे फेंक देंगे। तुम पागल हो, ग्रेस ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। यदि आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं यहाँ रहूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे बिना छेद ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पेनेलोप, ग्रेस ने अपनी हंसी कम होने के बाद गंभीरता से कहा। मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले से ही यहाँ हैं, चाहे आप निर्दोष हो या नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जीवन में, कुछ लोग जो आपको पागलपन की ओर धकेल देंगे। पेनी की आवाज फिर से सुनाई देने से पहले सेल में एक पल का सन्नाटा छा गया। क्या आपको लगता है कि अगर आपको विकल्प चुनने का मौका दिया जाए तो चीजें अलग होंगी? कौन नहीं सोचता कि अगर चीजें अधिक विकल्पों के साथ प्रस्तुत की गई तो चीजें अलग होंगी। तारांकन, 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 तारांकन। वर्तमान समय। क्रोध और प्रतिशोध के कारण बिना किसी पछतावे के किसी को चोट पहुंचाना पेनी की समझ में आने वाली बात थी, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अपने पहले शिकार के प्रति ग्रेस के गुस्से की गहराई को कभी समझ नहीं पाया। केवल आज ही उसे समझ में आया कि ग्रेस वह पागल और निडर महिला क्यों निकली जिसे पेनी कभी जानती थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, लड़के? ग्रेस के पिता ने परेशान होकर ह्यूगो पर उंगली उठाई। तुम किसी और के मामले में अपनी नाक क्यों सिकोड़ रहे हो, लड़कों? उस आदमी ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, थोड़ा लड़खड़ाते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने इतनी सुबह पहले ही बहुत कुछ पी लिया था। दूसरा भाई। पेनी ने चिंतित होकर फोन किया, लेकिन ह्यूगो स्थिर रहा। पेनी, थोड़ा पीछे हटो, ह्यूगो ने उस पर नजर डाले बिना बोला। मैं उसे तुम्हें या इन महिलाओं को छूने नहीं दूंगा। ग्रेस का सामना करने से पहले पेनी ने समझ में सिर हिलाया। चलो दूर हटो, पुलिस किसी भी समय यहाँ आ जाएगी, मेरा भाई उसे तब तक ब्लॉक कर देगा। ग्रेस की आंखें कांप गईं। इस समय वह उतनी ही भ्रमित और डरी हुई थी, लेकिन पेनी को उसकी सहायता करने देने के बजाय उसने अपनी मां की ओर रुख किया।
माँ, अनुग्रह चिल्लाया। माँ, पुलिस जल्द ही आएगी, चलो यहाँ से निकलें। उसकी माँ ने उनकी ओर देखा। जैसे ही पेनी ने चोट के निशान और महिला की सूजी हुई आंख देखी, पेनी की सांसें अटक गईं। पेनी का तत्काल विचार था, ये सिर्फ एक साधारण मार नहीं है। जेल में हिंसक झगड़ों के कारण मुझे इस तरह की चोटें आई हैं और आंखें सूज गई हैं। वे चीजें नर्क की तरह दुख देती हैं। हाँ, ग्रेस की माँ ने बैठने के लिए खुद को धक्का देने की कोशिश की। उसी समय उसका पति ह्यूगो की ओर लपका, लेकिन एक अच्छी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित ह्यूगो के खिलाफ। जब ह्यूगो ने उसे चकमा दे दिया तो वह चूक गया। ह्यूगो ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपना पैर उस आदमी के पैरों के पीछे फेंक दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आदमी चिल्लाया जब उसने खुद को फिर से जमीन पर पाया। उसका चेहरा तब तक मुड़ता रहा जब तक वह लाल न हो गया। उसने फिर ह्यूगो पर खंजर से घूरा। आपकी समस्या क्या है? ह्यूगो ने विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की। श्रीमान, कृपया नीचे बैठे रहें और अधिकारियों के आने तक कुछ भी प्रयास न करें। लेकिन कोई भी उसकी आवाज में दमित क्रोध का पता लगा सकता था। मैं तुमसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस गरीब आंटी और युवा महिला को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। हाँ, वह बेचारी आंटी और वह लड़का मेरा परिवार हैं। यह एक पारिवारिक मामला है और आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आदमी परेशान हो गया। मैं उनके साथ जो भी करूंगा वह मुझे तय करना है। वे अपने जीवन में मेरे बिना वैसे भी मर चुके होते, इसलिए आपको किसी और के पारिवारिक व्यवसाय में हाथ डालने का कोई अधिकार नहीं है। ह्यूगो के माथे की नसें उभर आईं, उसकी दृष्टि लाल हो गई। क्या ऐसा है? उसने इस आदमी से लड़ने के लिए एक कदम उठाते हुए सांस ली, भले ही वह उससे 3 गुना बड़ा हो। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, ग्रेस की माँ ने उसका पैर पकड़ लिया। कृपया, ग्रेस की माँ ने ह्यूगो से विनती की। ये कुछ भी नहीं है। धन्यवाद नवयुवक, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। माँ, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेस चिल्लाई जबकि ह्यूगो ने महिला के पीटे हुए चेहरे को देखा। ये कुछ नहीं है, ह्यूगो फुसफुसाया। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि उसकी पुतलियां कैमरे के छिद्र की तरफ फैल रही थी। यह मुझे कुछ नहीं लगता, जाने दो। महिला ने अपना सिर हिलाते हुए उसके पैर को और भी अधिक पकड़ लिया। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। अध्याय 170। यह एक पारिवारिक मामला है। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। ग्रेस एक बार फिर चिल्लाए, अपनी मां को उस निकम्मे पिता के लिए भीख मांगने से रोकने की कोशिश की। दूसरी ओर पेनी केवल अविश्वास में इसे प्रकट होते हुए देख सकती थी। कोई भी बता सकता है कि उस महिला को उस आदमी ने जीवन भर हर पल पीटा था। उसकी चोटें ये बताने के लिए काफी थी कि वह आदमी कभी पीछे नहीं हटा था। कुछ भी हो, ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे उसे मार रहा था। अगर वह उसके हाथों मर गई तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और फिर भी अब जब कोई उसके लिए खड़ा था तो वह उससे विनती कर रही थी कि वह उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले को चोट न पहुंचाए। कैसी विडंबना। पेनी ने धीरे धीरे अपनी नजरें ग्रेस की ओर घुमाई। उसे समझ आया कि ग्रेस ने उसे क्यों बताया था कि अतीत में उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। ग्रेस की मां जो कर रही थी वह ग्रेस की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उस राक्षस की रक्षा कर रही थी। महिला मर सकती थी या छोड़ सकती थी, लेकिन वह अभी जो कर रही थी वह पहले से ही अपनी बेटी को छोड़ रही थी। मैम, ह्यूगो ने सख्ती से पुकारा, लेकिन महिला ने उसके पैर को और भी मजबूती से पकड़ लिया। कृपया, महिला ने गिड़गिड़ाते हुए सिर हिलाया। अब और नहीं, कृपया चले जाओ। यह एक पारिवारिक मामला है, बस हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, उसके पति ने ठहाका लगाया और ह्यूगो की ओर मजाक भरी दृष्टि से देखा, तुम लड़के एक नायक की तरह व्यवहार करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दिन बचाने वाले किसी प्रकार के नायक हो? वह धीरे से एक बार फिर उपहास करते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे लड़के, चूंकि तुम्हें दूसरे लोगों के व्यवसाय में हाथ डालना पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें इसके लिए क्या मिलता है। जैसे ही ये शब्द उसकी जीभ से निकले, वह एक बार फिर ह्यूगो पर झपटा। दूसरा भाई। पेनी सहज रूप से अपने भाई की मदद करने के लिए उठी। ग्रेस की मां ने ह्यूगो का पैर पकड़ रखा था और वह काया आदमी ह्यूगो पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही पेनी उठी, अचानक उसकी आंखों के कोने से एक आकृति उभरी। वह रुकी और अपना सिर घुमाया, लेकिन वह आकृति अब वहां नहीं थी। एक सेकंड के बाद उसने ग्रेस के पिता को चिल्लाते हुए सुना। आह! इस बार उस आदमी ने खुद को जमीन पर वापस पाया। कोई उसके ऊपर उसकी छाती पर पैर रखकर खड़ा था। आपको क्या लगता है आप मेरे बेटे के साथ क्या करने जा रहे हैं? उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना पैर उस आदमी की बालों वाली छाती पर दबा दिया। दांत पीसते समय उसका चेहरा हिल गया। उसकी अभिव्यक्ति से कोई यह सोच सकता है कि वह इस आदमी को उसी समय मारने के लिए तैयार था। पापा, पेनी रो पड़ी। अपने पिता को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वह आकृति वह थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता इतने फुर्तीले थे। ह्यूगो ने भी आश्चर्यचकित होकर अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, उसने थोड़ा भ्रमित होकर पुकारा क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने पिता को इतना भयानक चेहरा बनाते देखा था। तभी सभी ने गली जैसे मार्ग के अंत से एक छोटा सा सायरन सुना।
उस आवाज के बाद हैंस की आवाज थी, पेनी, ह्यूगो। हैंस तेजी से पेनी के पास बैठ गया, उसके कंधों को पकड़ लिया और उसकी आंखें उसे सिर से पैर तक देख रही थी। अंकल हैंस। हैंस के पीले रंग को देखते हुए पेनी ने पलकें झपकाईं। क्या सब ठीक है? हैंस ने उस पर अपनी आंखें टेढ़ी की और घबरा गया। अच्छा है, वो बस इतना ही कह सका जैसे कि उसके गले से एक पाइप निकाला गया हो। क्या तुम्हें चोट लगी? नहीं, उसने सिर हिलाया। भाई ह्यूगो मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ हैं। हैंस ने ह्यूगो की ओर रुख किया। ह्यूगो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, अंकल हैंस। ह्यूगो की नज़र उस महिला पर पड़ने से पहले उसने अपने चाचा की ओर देखा। मैडम, क्या आप ठीक हैं? जब महिला की पकड़ ढीली हुई तो ह्यूगो तेजी से नीचे झुका और लगभग बेहोश हो गया। शुक्र है, वो उसे पकड़ने के लिए काफी तेज था। मैं ठीक हूँ। महिला ने ह्यूगो की ओर देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा दी और दोहराया, मैं ठीक हूँ माँ। ग्रेस अपनी माँ के कंधों को पकड़कर उनके पास चली गई। जब वह अपनी माँ को होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू की एक पतली परत छा गई, उसके निचले होंठ कट गए। ये देखकर चार्ल्स और हेन्स को स्थिति का अंदाजा हो गया। इसके बाद चार्ल्स ने अपने पैर के नीचे वाले व्यक्ति पर खंजर घुमाया। इसी दौरान पुलिस अधिकारी पहले ही पहुंच गए और स्थिति की जानकारी ली। तारानकन जिला 10 पुलिस स्टेशन। जैसा कि मैंने कहा, यह एक पारिवारिक मामला है। ये बच्चे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आदमी ने निराशा में समझाया। मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है। क्या मेरे बच्चे को अनुशासित करना पहले से ही अपराध था? ये बकवास सुनते ही ह्यूगो का जबड़ा भिंच गया, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो चार्ल्स ने उसके कंधे पकड़ लिए। चार्ल्स ने अपने पिता को अपनी तरफ देखते हुए हल्के से अपना सिर हिलाया, लेकिन ह्यूगो ने अपने दांत पीस लिए और नीचे देखा। उसकी मुट्ठी गुस्से से कांप रही थी, ये जानते हुए कि यह आदमी जो कुछ भी कह रहा था वह सच को तोड़ मरोड़ रहा था। ये बेशर्म और क्रूर था, और पुलिस अभी भी उसकी बात सुन रही थी। दूसरी ओर पेनी ने किनारे से अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा। उसने ह्यूगो की भावनाओं को साझा किया, ये सोचकर कि यह बकवास के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर ये पहली बार नहीं था जब वह कानून से जुड़ी थी। पेनी। तभी एलिसन की आवाज सुनाई दी। जब पेनी ने स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि एलिसन उसकी ओर दौड़ रहा था। हैंस की तरह एलिसन का रंग भी पीला था, शायद हैंस से भी ज्यादा पीला। उसके मम्मे चादर की तरह सफेद लग रहे थे। एलिसन की कांपती और आंसू भरी आंखों ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, उसके सिर और कंधों को छूकर यह सुनिश्चित किया कि पेनी ठीक थी। माँ, मैं ठीक हूँ, पेनी ने मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। दूसरा भाई मेरे साथ था। हाय भगवान। जब एलिसन ने पेनी को अपने आलिंगन में खींचा तो एलिसन की आंखों में आंसू की एक और परत छा गई। पेनी अपनी माँ की तेज धड़कनों को महसूस कर सकती थी क्योंकि उसने उसे कसकर गले लगाया था। उसने अपने होंठ भींचे, थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने सभी को चिंतित कर दिया। वह एक बुरी आत्मा हो सकती है, लेकिन अपने माता पिता और बाकी सभी के लिए वह अभी भी बहुत छोटी थी। मुझे लगा कि हमने तुम्हें फिर से खो दिया है, एलिसन ने एक बार फिर पेनी से अलग होते हुए अपनी सांसों में कबूल किया। उसने दर्द और डर से पेनी की ओर देखा और अपनी बेटी के गालों पर हाथ फेरा। पेनी, तुम कहाँ गए थे? कुआं। पेनी ने अपनी नज़र उस डेस्क पर डाली जहां ग्रेस के पिता, माँ, ग्रेस स्वयं, ह्यूगो और चार्ल्स थे। उन्होंने पेनी का बयान प्राप्त करने के बाद उसे किनारे पर बैठने दिया, ये सोचकर कि पेनी समस्या के केंद्र में आने के लिए बहुत छोटी थी। मिस सूज, क्या ये सच है कि आपके पति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? अधिकारी ने पूछा, जिसने भी सुना वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये कैसा प्रश्न था? क्या वे उसका चेहरा नहीं देख सके? किसी ने टिप्पणी की, कैसा मूर्ख बकवास है। पेनी ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। वहां उससे कुछ ही दूरी पर बेंच पर हथकड़ी पहने एक अधेड़ उम्र का और मोटा आदमी बैठा था। जब उसने महसूस किया कि उसकी ओर 2 आंखें हैं तो उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने तब तक अपनी निगाहें घुमाई जब तक कि उसकी नजर एक गोल मटोल छोटी लड़की पर नहीं पड़ी जो उसे ऐसी मासूम, चौड़ी आंखों से देख रही थी। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।